पूजने का है तो कलम पूजो, जिससे बड़ा हथियार आज की तारीख में दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है कलम। जिस कलम ने इस देश को एक नायक और एक मसीहा दिया, जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कलम से बने थे, वो किसी हथियार से नहीं बने थे। और मैं एक और बात कहता हूं, बालाघाट के लोगों, बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, बुद्ध की बात होगी, बुद्ध के विचार होंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? दुनिया भर के मनुष्यों, इंसानों, एक हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह के विकारों को छोड़ो। शील की बात की थी बुद्ध ने, करुणा की बात की थी बुद्ध ने, मैत्री की बात की है बुद्ध ने। और आप क्या कर रहे हो? क्या इस देश में जो लोग राजा बन गए हैं आजकल के, क्या वो बुद्ध के विचारों पर देश को चला रहे हैं क्या? और अगर नहीं चला रहे तो बुद्ध के मानने वालों की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपसे सवाल करने आया हूं। क्या बुद्ध के विचारों को मानने वालों की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जितने लोग बुद्ध के विचारों को माने वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, रस्मी तौर पर एक आयोजन कर लें कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, हम उसका उत्सव मनाएंगे? ये अच्छी बात है और मैं इसके लिए बधाई देता हूं आप सबको। लेकिन उस उत्सव मनाने के बाद जब उत्सव खत्म हो जाएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप घर लौटेंगे, तब अपने समाज में बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। अगर हम और आपको पता है कि ये देश अगर बुद्ध के विचारों का देश बन जाए तो कभी पहले सोने की चिड़िया रहा हो या ना रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बुद्ध के विचारों पर चले तो ये वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात का भरोसा हम तथागत बुद्ध के विचारों से लेते हैं। इसलिए हम सब ने इस देश से मोहब्बत की है और बुद्ध का मतलब किसी एक देश का नहीं है। यहां तो ये सवाल भी इस देश के नागरिकों को पूछने का वक्त है कि जब बुद्ध ने ज्ञान की बात की, करुणा की बात की, प्रेम की बात की, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले बुद्ध के बाद कौन लोग थे जिन्होंने यहां से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनको मिटाने का काम किया, उनकी किताबों को जलाने का काम किया ताकि बुद्ध को इस भारत से मिटा दिया जाए। ये इतिहास सही है कि नहीं सही? और ये इतिहास हम और आप नहीं जानते क्या? बुद्ध के विचारों के खिलाफ कौन खड़ा था? कौन चाहता था कि बुद्ध की किताबें जला दी जाएं और जलाई नहीं गई क्या? बुद्ध के विचारों को मिटाया नहीं गया क्या? लेकिन वो क्या है ना, खेती किसानी वाले ढेर सारे लोग गांव के आए होंगे, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। कुछ जमीन बंजर हो तो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बंजर जमीन पर भी फेंक दो तो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं। उस तरह के विचार का नाम है तथागत बुद्ध, जिनको मारने से कोई मारा नहीं। दुनिया के बाकी देशों में बुद्ध का विचार फैल गया। आज दुनिया के कई देश बुद्ध के विचारों को जीते हैं, बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। और हमारे देश में बुद्ध के विचारों को दूर दूर तक केवल रस्म के तौर पर अपनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत बड़ी हिम्मत कर दी, वो हिम्मत शायद हम में अभी नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करके एक रास्ता दिखा दिया कि अगर कुछ न कर पाओ तो बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और बुद्धिज्म के रास्ते को दुनिया को बताना कि ये रास्ता कैसे प्रेम और इंसानियत का रास्ता है। हम लोग तो आज पाखंड और अंधविश्वास में गिरते जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। और आज अगर ये बात बोल दो तो हम नागपुर पहुंचेंगे बाद में, 4 मुकदमा हमारे ऊपर पहले हो जाएगा कि ये आस्था पर चोट कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होने का दावा करने वाले लोग और उनकी भावना ऐसी छुई मुई होती है कि 2 बात से आहत हो जाती है। बताइए कोई बात है ये? हमारी भावनाएं ये सवाल आपसे पूछती हैं
तथागत बुद्ध कौन थे, उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब कौन देगा। उन्हें तो कोई भावना आहत करने वाला नहीं मिला। तथागत बुद्ध के विचारों को नौजवानों और युवाओं को मैं कह रहा हूं, अपने इतिहास को जानो। महात्मा कबीर जब उस विचार को आगे बढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या आप कबीर भावना आहत नहीं कर गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कबीर तो इसी देश में पैदा हुए, कबीर तो कथित तौर पर उसी धर्म से आते थे। क्या पूछा कबीर ने? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन नाय। क्या लिखा कबीर ने? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप उसका अर्थ कुछ और मत ले लीजिएगा। मैं कबीर के जोगी की बात कर रहा हूं। कबीर लिखते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्म छोड़ आसन लागे बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुडवा मुड़ाए और सिरवा मुड़ाए, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा कबीर ने अपनी कबीर वाणी में ये लिखा हुआ है। किसी ने कबीर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और कबीर के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया। आज कबीर होते तो क्या होता, और अगर कबीर उसी उत्तर प्रदेश में होते, काशी में होते, तो क्या होता? उनके घर पे 4-6 बार बुलडोजर और 8-10 मुकदमे में कबीर जेल में होते, या कोई लिंचिंग कर देता कि तुमने हमारी भावना को आहत कर दी। क्या यही भारत बनाने के लिए महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा कबीर ने, महात्मा रविदास ने, तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले फूले अंबेडकर, पेरियार ने इसी भारत का सपना देखा था, जिसमें धर्म के नाम पर दंगा कराया जाएगा और विवेक शून्य कर दिया जाएगा? सोचो मत, अंधभक्ति करो। और अंधभक्ति करने के लिए तैयार क्या किया जा रहा है? हलवा खाने वाले मनुष्यों को कहा जा रहा है गोबर खाओ। ये आपका नया भारत बनाया जा रहा है। देखिए कि नहीं बालाघाट वालों, वो वीडियो देखिए कि नहीं? एक नौजवान रोटी लेके आता है, होंगे हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो म्योनीज लगाते हैं, अब वो गोबर लगा करके बढ़िया अपना खा रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, पाव भर गोबर खाओ या 1 किलो गोबर खाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ। लेकिन हम इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस गाय का गोबर तुम खाते हो, उस गोबर को गाय का बछड़ा भी नहीं खाता, वो गाय का दूध पीता है भाई। इसलिए इसमें कोई भावना तो आहत नहीं होगी। हम इस देश को गोबर वाला देश नहीं बनने देंगे। हम कहेंगे कि हलवा खाओ, पानी पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो और अच्छे इंसान बनो। इसके लिए हम बुद्ध के विचारों को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस देश में शासन करने वाले नेता चाहते हैं कि आप पाखंडी बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ। इस अंधविश्वास और पाखंड का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। धर्म दिल में है, जिसके लिए कबीर ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। केवल धर्म की बात नेता इसलिए करता है क्योंकि आपको लड़ाए वो आपस में। हिंदू को मुसलमान से रोज लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ा दो, पुरुष का हक में खाते रहे, महिलाओं को कुछ मत दो। ये तो इस देश में हजारों साल से रहा। क्या इस देश में बंटवारा नहीं था क्या? इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पुरानी बात छोड़ देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी जाति अछूत है और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, और स्कूल से बाहर बिठा दिया? मैं जानना चाहता हूं, क्या वो दूसरे धर्म के लोग थे? इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा? और हमारे दलित पिछड़े आजकल डर गए हैं कि सही सवाल भी नहीं पूछ पाते। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में शिक्षा पाने से रोकने वाले क्या दूसरे धर्म के थे? आप बताइए, जोर से बोलिए। कथा भागवत सुनने जाते कहीं और तो वहां पर जोर जोर से नारा लगवाते हैं। कम से कम विचार की कथा सुनने आए हैं तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। बताइए जोर से, क्या बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका क्या?
पाती क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? अय्यंकाली एक दक्षिण भारत के महापुरुष हैं। अय्यंकाली को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस मार्ग पर अछूतों को चलने नहीं दिया जाता था, 1850 से 1900 के बीच के भारत का इतिहास बता रहा हूं। एक शाम उनके घर वाला कोई चला तो उसके बाहर अपने ही धर्म के वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उन्होंने उनके घर वालों को मारा पीटा कि तुम अछूत इस सड़क से कैसे चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। घर लौटे अय्यंकाली, एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी पर बैल बांधा, वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का अधिकार इस देश के शूद्रों को नहीं था, हाथ में बैलों के गले में घंटी बांधी और हाथ में कटार लिया और उस सड़क पर पूरी बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े जिस सड़क पर अछूतों को चलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद उस सड़क पर जब दंगा हुआ तो जितने अछूत थे वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर गए। आज भी गूगल करके पढ़ना, न समझ में आए तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के यूट्यूब चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली का एपिसोड देखना। केवल 150 साल पहले हमारे लोग सड़क पर चले इसके लिए भी दंगा हो जाता था। बताओ वो दंगा कराने वाला कोई दूसरे धर्म का था क्या? नारायण गुरु के खिलाफ कोई दूसरे धर्म का लोग खड़ा था क्या? यह सवाल मेरा आपसे है कि इसी देश में जब इंसान को इंसान से बांटा गया तो जिन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया, उस फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने वाले हम लोग धर्म के दंगे की राजनीति नहीं करना चाहते। इंसान को इंसान के बराबर बनने वाले विचारों का ये बौद्ध मैत्री सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे और सांप्रदायिकता की आग को इस देश में फैलने नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर तो विदेश गए पढ़ने, यहां रोका तो फेलोशिप मिली, विदेश गए पढ़ने। विदेश से जब भारत लौटे 32 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर लौटे थे। 4-4 पीएचडी, मैं अकेला 1 पीएचडी कर पाया। डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी किए थे, 32 डिग्री लेकर लौटे थे और एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर की थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। क्या हुआ उनके साथ? 10 दिन नौकरी कर पाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सयाजी बाग बड़ोदरा में, क्योंकि जब नौकरी करने बैठे अफसर बनकर तो उनको फाइल फेंक कर दिया जाता था कि तुम अछूत हो, तुम हमारे बॉस कैसे बन जाओगे, पानी पीना है मटका अलग रखा हुआ है। 10 दिन नौकरी नहीं कर पाए, मैं गया पिछली बार, और उसके बाद 11वें दिन डॉक्टर अंबेडकर वो नौकरी छोड़ करके रेलवे स्टेशन की तरफ लौटे, एक बगीचे में बैठे और नौजवानों आपको मैं ये कहानियां सुनाना चाहता हूं और 1000 किलोमीटर दूर से यही बताने आया हूं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर रील्स जो आ रही है वो दंगा कराने वाली रील्स आ रही है, क्योंकि आपको अपना इतिहास तो पता ही नहीं, आप कब उनके चक्कर में आ जाते हो आपको पता ही नहीं। पूछो ना सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर 10वें दिन के बाद 11वें दिन गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में बैठे फूट फूट कर रोने लगे। इतना पढ़ लिख करके मैं विदेश से लौटा, मेरे साथ जब इतना अछूत का बर्ताव किया जा रहा है जाति देखकर, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा। वही संकल्प लिया भीमराव अंबेडकर ने कि मैं अब कहीं भागूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां का पैसा लेके विदेश भाग जाऊं और लंदन में ऐश करूं। भागने वालों का नाम डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। वो उन्होंने कहा कि अब इस देश में रहूंगा, नौकरी की चिंता छोड़ो, जब तक अपने देश से जातिवाद नहीं खत्म कर लेता तब तक इस देश में अपनी क्रांति की बात को आगे बढ़ाता रहूंगा। इसलिए उस जमीन को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया कि इस देश से जातिवाद खत्म करना है जो इंसान को इंसान से बांटता है। और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों, हम और आप सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या जातिवाद खत्म हो गया? क्या जोर से बोलिए, अब जातियां खत्म हो गई क्या? जाति बची है तो फिर बाबा साहब के सपनों का भारत बना है क्या? यही नागपुर जहां विचारों का है, एक बुद्ध का विचार है और दूसरा मनु का विचार है। एक तरफ उसी नागपुर में एक पर विचार वाले लोगों का मुख्यालय है, तो उसी नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर में दोनों विचार आमने सामने खड़े थे आज से लगभग 75 साल या 100 साल पहले।
अगर 1956 से जोड़ लें तो अलग बात है, नहीं तो 100 साल के बीच का इतिहास दो विचारों के संघर्ष का था। बुद्ध के बारे में मेरे बाद के लोग और अच्छा बोलेंगे, आप किताब पढ़ के बुद्ध को जान लीजिएगा। मैं आपसे बुद्ध और अंबेडकर की जीवनी बताने नहीं आया। आज अगर तथागत बुद्ध होते, आज अगर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते, यह बात मैं आपसे कहने आया हूं। क्या बाबा साहब ये देखकर खुश हो रहे होते कि उनकी बुनाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनकी बनाई पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के इतने टुकड़े हो गए, उनके बनाए संगठन मिलिंद कॉलेज खोला था डॉक्टर अंबेडकर ने, क्या स्थिति है उसकी? कहां है बुद्ध के सपनों का भारत? और जो दूसरे विचार के लोग थे, 100 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी, क्योंकि यह वैचारिक मंच है। संचालक महोदय ने कहा कि मेरी एक किताब आई है, यहीं स्टॉल लगाया है उन्होंने, प्रोफेसर की डायरी। मेरी किताब है इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि खरीद कर पढ़ लीजिएगा जाते समय, हिंदी में भी है, मराठी में भी, न मिले तो ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, आपका मन हो तो पढ़िएगा। लेकिन जानते हैं मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि नौकरी प्रोफेसर की 14 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर। और प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ने का जितना एलिजिबिलिटी थी सब मेरे पास थी, मेरी भी सारी डिग्री ओरिजिनल थी, लेकिन एक डिग्री नहीं थी जो उनके कार्यालय में बनती है, उनकी शाखा में बनती है, और उनके लोगों का विश्वविद्यालयों पर कब्जा है। इसलिए विश्वविद्यालय में अब प्रोफेसर वो होगा जो उनकी विचारधारा का होगा। डॉक्टर अंबेडकर के बात करने वाला, डॉक्टर लोहिया की बात करने वाला, संविधान की बात करने वाला कोई डॉक्टर लक्ष्मण यादव उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो ताकतवर थे, उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल फेंका, और आज मैं बेरोजगार आपके सामने बैठा हूं। बताइए जंग कौन जीता? वो जीता जिसने लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को नौकरी से निकालने की हिम्मत दिखा दी, और हम नहीं रोक पाए। गलत किया, खुलेआम गलत किया, लेकिन नहीं रोक पाए हम उन्हें। लेकिन नौकरी का सवाल तो मेरा है, छोड़ दीजिए। जिस गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, आवाज इंडिया के हमारे दोस्त प्रफुल्ल आए हुए हैं, रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि लोकतंत्र कहां बचा है। जिस गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस गांव से 50% वोट लेकर चुनाव जीत गए, क्योंकि मशीन ईवीएम वाली 99% चार्ज है। वोट कहीं डालो जाएगा वहीं, अगर गलत हुआ तो। कुछ बचा है क्या? गलत है कि सही है? आप नहीं समझ रहे क्या? खुले आम इस देश में घोटाला हो रहा है, आपका वोट चुरा लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। महाराष्ट्र वालों, ये जितने लोग महाराष्ट्र से आए हैं उनको पता होगा, कुछ दिन में उनके यहाँ पे चुनाव होने वाले, देख लेना क्या होगा। 90% जिन्हें कहते हो, वो 90% आपस में 90 कैंडिडेट खड़ा करके सब लड़ेंगे, और 10% वाला फिर चुनाव जीतेगा, ये देखिएगा, क्योंकि बंटवारा हमने किया। तो जब राजनीति तय करती है कि प्रोफेसर कौन बनेगा, राजनीति तय करती है कि स्कूल में फीस कितनी होगी आपके बच्चों की, राजनीति तय करती है कि सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, राजनीति तय करती है कि खाद की बोरी में कितनी खाद मिलेगी, राजनीति तय करती है कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, राजनीति तय करती है कि 15 लाख आया, 2 करोड़ आया कि नहीं आया रोजगार। जब सब कुछ राजनीति तय करती है, तो क्या आप बिना राजनीति के देश में सुरक्षित और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचा लेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय उतने बचे हैं जितने बचने चाहिए? जो बच्चे हमारे आपके सामने पैदा हो रहे हैं, अगर आप और हम सक्षम होंगे तो क्या सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अगर 1 रुपया भी आप बचाएंगे तो सोचेंगे कि हमारा बेटा या बेटी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने जाए, बड़ा होकर डीएम बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, मेडिकल ऑफिसर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, उद्योगपति बने, देश चलाए। लेकिन जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजने जा रहे हैं, अगर वो सरकारी स्कूल है तो वहां मास्टर नहीं है, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग टूट रही है, गांव में पढ़ाने वाला कोई अच्छा सरकारी स्कूल बचा नहीं, और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी महंगी है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा। बताइए सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मध्य प्रदेश का ये इलाका
आपको अपनी राजधानी जाना पड़ेगा तो 5 घंटे 7 घंटे लगेगा। आपके इलाके का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल कौन सा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कोई एक स्कूल भी सरकारी ऐसा बचा है जिसको आप कहो कि मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ाऊं? इस देश में डीएम के बच्चे, एसपी के बच्चे, अधिकारी के बच्चे, प्रोफेसर के बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जोर से बोलिए, पढ़ते हैं क्या? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? जिसके जेब में पैसा नहीं है उसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, और जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। महंगी फीस है, 20,000 50,000 रुपए, लाख रुपए फीस देते हैं। अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे यहां से डीयू में पढ़ने जाएंगे, जेएनयू में पढ़ने जाएंगे, और उसके बाद अगर और पैसा उनके पास है तो अशोका यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4,000 रुपए एक साल की फीस में मिलती थी, अशोका यूनिवर्सिटी में 4 लाख रुपए में मिलती है। दिल्ली में रहने का खर्चा एक महीने का अगर 20,000 रुपए है, बताओ बालाघाट के कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाने दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज पा रहे हैं? गए थे क्या? जा पा रहे हैं क्या? आपके बच्चे यहीं पैदा हुए, गरीब पैदा हुए, गरीब बढ़े, गरीबी में ही रोटी का जुगाड़ करते हुए मर जाएंगे। यह इस देश का भारत बनाया जा रहा है नया। और अगर अमीर का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो देश में बड़े बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, और अच्छा अगर उनका बाप हुआ, मां हुई, तो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तब बने जब उनको भी पढ़ने का मौका मिला और डिग्रियां पूरी करने के लिए विदेश से लौट करके आए थे। क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का रास्ता बचा है कोई? शिक्षा, मान लीजिए इस देश में 100 रुपया का कुल बजट है, 100 रुपया में से 10 साल पहले 4.5 रुपया, 4.8 यानी 5 रुपया शिक्षा पर खर्च होता था 100 रुपया में से। 2024 के बजट में 100 रुपया में से 2.5 रुपया केवल शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। 10 साल में शिक्षा का बजट घटा के आधा कर दिया गया। इस देश में स्कूल खोलने की जरूरत थी क्या? आबादी बढ़ रही है तो और नए स्कूल खोले जाने चाहिए थे ना। 2-4 किलोमीटर कोई गरीब आदमी है तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए नजदीक में स्कूल होना चाहिए। और पता है मध्य प्रदेश में क्या हुआ? पिछले 10 साल में कितने हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्रोफेसर हूं, भले नौकरी चली गई, एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, खोजिएगा कि आपके राज्य के कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ाई भी ना कर पाए। किसे चिंता है गरीब के बच्चे को? क्योंकि जो नेता कुर्सी पर बैठा है उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता ही नहीं। जो नेता धर्म के नाम पर इस देश में आग लगाते हैं, उन नेताओं के बेटे बेटियां इन सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ते ही नहीं। गरीब का बेटा बेटी पढ़ता है। और आज भी इस देश में 3% हायर एजुकेशन है। और आसान समझाऊं, 100 अगर नौजवान हैं, 100 में केवल 3 नौजवान हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, यानी रिसर्च करने, बीए और एमए की डिग्री तक पहुंच पाते हैं। 100 में 3। और प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए 100 में 1 जाता है कोई। और उनमें से प्रोफेसर बनने लायक 100 में 1/4 बचते हैं। फिर वैकेंसी आती है, लेटरल एंट्री, बिना आरक्षण के आरक्षण खत्म, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर एक ओबीसी मुख्य प्रधानमंत्री बैठा है और ओबीसी ने ही आरक्षण खत्म किया। लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में बेचा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गूगल करके पढ़ना नौजवानों, आपके काम की चीज बता रहा हूं कि इस देश का स्कूल का शिक्षा व्यवस्था अब निजी हाथों में बेच दी गई है। जैसे आपका खेत बेच दिया गया, आपको पता ही नहीं चला। मैं यूपी से आता हूं, वहां खाद लेने के लिए रात भर लाइन लगानी पड़ती है। बीमार हो जाओगे तो दवाई नहीं मिलेगी सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल में। अगर आपकी जेब में पैसा है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, लीवर भी ट्रांसप्लांट करा के जिंदा रहो। और गरीब हो, खांसते खांसते मर जाओ, कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलेगा। बताओ सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जिस देश में पढ़ाई बर्बाद कर दी जाए और देश सोया हुआ रहे, शिक्षा बचाने न सड़क पर उतरे, जिस देश में दवाई महंगी कर दी जाए
और गरीबों की पहुंच से दूर कर दी जाए। दवाई बचाने जो देश सड़क पर न उतरे, उस देश का नेता धर्म के नाम पर दंगा कराए और देश चुपचाप दंगे में शामिल होता जाए, तो क्या यह आश्चर्य है क्या? 100 में 3 लोग पढ़ाई किए तो 100 में 97 जो अनपढ़ रह गए, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है। तो एक भीड़ तैयार होगी कि नहीं जिसको शिक्षा मिली ही नहीं, उसको समझदारी मिली ही नहीं, उसे अच्छा बुरा पता ही नहीं। मैं फिर से कह के जा रहा हूं, बालाघाट के लोगों, खोजना आपके इलाके का सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल कितना बर्बाद हुआ है। 4000 रुपए 2010 में फीस थी। जब मेरी प्रोफेसर की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाइएगा, और मैं इसलिए इस किताब का जिक्र कर रहा हूं। मैं नौकरी से निकाल दिया गया, बड़ी बात यह नहीं है। भीख मांग के 35 साल गुजारा करने वाले हम नहीं हैं, अपनी मेहनत से यहां तक का रास्ता तय करने वाले हैं। नौकरी नहीं रहेगी तब भी कुछ करके गुजारा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी नौकरी से निकालने के पहले मेरे पास ऑफर दिया था कि डॉक्टर लक्ष्मण, तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो। गोल्ड मेडल समझते हैं ना, टॉपर ऑफ द बैच, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एपीआई में 100 में से 96 नंबर तुम्हारा है, सबसे सीनियर फैकल्टी तुम हो। हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, समझौता कर लो, सच बोलना बंद कर दो। फिर आप सोचो, मेरे सामने रास्ता। फूले से उनके पिता गोविंदराव फूले ने कहा कि तुम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, कि अछूत बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल रहे हो। ज्योतिबा फूले ने कहा कि आपका कैसा धर्म जो शिक्षा देने से रोके। पिता ने कहा कि चाहे जो हो, धर्म के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने विकल्प है, या तो तुम अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। बालाघाट के लोगों, अगर इतिहास जानते हो तो बताओ, क्या बाबा साहब अंबेडकर के गुरु महात्मा फूले ने अपना अच्छा पिता और अपना घर चुना था, या घर छोड़ करके अपना स्कूल चुन लिया था और घर से बाहर निकल गए थे? बताइए सच क्या है, क्या चुना था? जोर से बोलिए। इसका मतलब अगर ज्योतिबा फूले अच्छे पुत्र होते तो अपने पिता का कहना मानते, लेकिन जब पिता गलत हो जाए ना तो बगावत करनी पड़ती है। इसी देश में समाजवादियों का एक नारा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और बागियों ने ही इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। समझौता करने वाले लोग केचुआ बन के रह गए, उनको कोई इतिहास में याद नहीं करता। जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई, आज शान और शौकत से हम आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों का इतिहास बता रहे हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने समझौता नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता नहीं किया, महात्मा फूले ने समझौता नहीं किया, घर छोड़ दिया, स्कूल खोला, और उस स्कूल में पढ़ाने जाने वाले लोगों को भी प्रताड़ित किया गया। फिर से सोचकर बताइए, ज्योतिबा फूले के खिलाफ कोई दूसरे धर्म के लोग थे क्या? समझदार को इशारा काफी, ज्ञान बहुत दे दिया। अब एक चुटकुला समझिए। एक आदमी तोता पाले हुए था, तो जब वो तोता आए, उसका दोस्त आए, तो तोता उसको देख के बोलता था कि पागल आ गया, पागल आ गया। उस आदमी को बड़ा खराब लगता था। फिर अगले दिन आया, फिर तोता बोला देखो पागल आ गया। वो जाके अपने दोस्त से बोला तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, मुझे देखता है तो कहता पागल आ गया। मालिक आया और तोते के सामने बोला कि सुनो तोते, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसको तुम कभी पागल मत कहना। तोता बोला ठीक है। दोस्त भी खुश हुआ, घर गया। अगले दिन दोस्त फिर आया, तोता दोस्त को देख रहा है, कुछ नहीं बोला। दोस्त तोते को देख रहा है, कुछ नहीं बोला। जैसे ही वो खुशी खुशी घूमा, तोता बोला सुनो, समझ तो गए ही होगे तुम। तो बिना नाम लिए भी अगर समझ जाएं तो समझदार वही हैं, क्योंकि इस मंच से किसी अरे गरे नेताओं का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। जिस मंच का नाम तथागत बुद्ध से जुड़ा हो, उस पे हम महापुरुषों का ही नाम लिया करेंगे। लेकिन खतरा जो हमारे सामने है, उससे भी आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपके इलाके में ढेर सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें आपके बेटा बेटी को बुलाया जाएगा।
धर्म खतरे में है, आओ बचाने चलते हैं। उनसे पूछना कि बालाघाट का स्कूल खतरे में था, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी शिक्षा खतरे में थी, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी कलम को जब बेचा जा रहा था, तब तुम क्यों नहीं आए? मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से पूरा बालाघाट पटा हुआ है, तुम रोजगार दिलाने क्यों नहीं आए? और जब भी हम हक की बात करेंगे, इस देश के SC ST OBC संविधान की बात करेंगे, तो तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि सवाल मेरी नौकरी का नहीं था, मेरे सामने कहा गया चुप हो जाओ। तब मैंने कहा था कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बाबा साहब अंबेडकर नौकरी बचाए होते और चलाए होते तो हम महापुरुष बना के उन्हें कभी याद नहीं कर पाते। मैं भी अपनी नौकरी के लिए समझौता कर लेता तो आपके सामने कभी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। हालांकि हमारे लोग बहुत सारे समझौता किए हुए हैं। हमारे लोग वहां भी बैठकर जय भीम बोलते हैं, फलाने के बगल में, समझ रहे हैं ना, आएंगे उनको समझौता करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ाते। और मैं अपना इतिहास केवल बालाघाट के लोगों आपसे साझा करके जा रहा हूं। मैं कोई नई बात कहने आपसे नहीं आया। मैं जानता हूं कि इस मंच पर मुझसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना संघर्षों में खपा देने वाले लोग आपके सामने बैठे हैं। इस पंडाल में बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, संघर्ष किया उन्होंने, तब ये हमारे लायक जमीन बनी थी। हमारी जितनी उम्र नहीं है उतना इन्होंने संघर्ष किया। लेकिन सच बताओ, नौजवानों को अगर हम ये पीढ़ी की बात नहीं समझा पाए तो ये संघर्ष बर्बाद हो जाएगा कि नहीं बर्बाद? याद रखना, एक पीढ़ी का पाखंड अगले पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है। और ये बहुत गंभीर बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है। क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चों को हमने इतिहास पढ़ाया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें कुछ अपने इतिहास का वास्ता ही नहीं। और दूसरी तरफ विचारधारा वाले लोग एकजुट हैं। वो क्या कर रहे हैं? बाबाओं को एंट्री दे दी है। यही मध्य प्रदेश का एक बाबा है, उसका एक कथा मैंने सुनी। वो सब कथा जब सुनाता है तो 1-1.5 लाख लोगों की भीड़ होती है। पता है कि नहीं, कई करोड़ रुपए का तो उसका पूरा व्यापार होता है बाबाओं का। और जब वो कथा सुना रहा था तो मैंने सुना कि अगर आपका बेटा या बेटी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई न कर पाए, जिस दिन उसका एग्जाम हो वो लगे कि फेल हो जाएगा, बेलपत्री लेना, उस पर शहद लगाना और एक जगह पर जाकर चिपका देना, आपका बेटा पास हो जाएगा। बोलो ताली। और उसी बाबा के बारे में कुछ दिन बाद अखबार खबर में छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ऐसे पाखंडी बाबाओं को अगर देश में चमत्कारी बना के पढ़ाया जाएगा तो नई पीढ़ी के बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? दुकान चला ली सबने, बड़े बड़े संत बने थे, बाद में बलात्कार के आरोप में जेल चले गए। और जब चुनाव आता है तो संतों को, बलात्कारी जो थे जेल में, उनको पैरोल दे दिया जाता है। कहां संविधान बचा है? कितना बचा है? धर्म के नाम पर दंगा और बच्चों को पाखंड सिखा रहे हो। एक रील्स में देख रहा था, नौजवान भी रील्स देखते होंगे। एक आदमी बुजुर्ग बैठा है मंच पर, बाल वाल बढ़ाए, सामने कोई आया, कहा बाबा, कहा क्या हुआ बच्चा? कहा पथरी है पेट में, बहुत पीड़ा हो रही है। कहा रुको, कहाँ है? वहां हाथ लगा लो। वो ऐसे हाथ लगा लिया। फिर उस बाबा ने कैंची हाथ से बनाई, आंख बंद करके 2 मंत्र पढ़ा और ऐसे फिश फिश करके ऑपरेशन कर दिया। उससे कहा देखो पथरी है, कहा नहीं, गायब हो गई। बाबा का जय हो, बाबा कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मतलब हवा में ऑपरेशन कर देता है पथरी का। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो बालाघाट का जितना सरकारी अस्पताल है, हर जगह एक एक बाबा बैठा दो, गरीब बच्चों का भी फ्री में ऑपरेशन हो जाए, जो बीमार है उसको दवाई मिल जाए और भारत दुनिया का सबसे निरोगी देश बन जाए।
दुनिया का और कोई देश देखा है जिसमें हवा में कैंची से ऑपरेशन होता है? इट्स हैपन ओनली इन, ऐसा देश बना दिया पाखंडियों ने। ये पाखंड की धर्म है, और पाखंड और धर्म में अंतर होता है। दिल से मानो जिसे मानते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पाखंड में आने वाली पीढ़ियों को अगर भर दोगे तो ये आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद क्या होंगी? ये गोबर खाएंगे। एक आदमी ने बोला कि कोरोना जब आया तो हमारे देश में कोरोना का प्रकोप नहीं होगा। क्यों? कहा कि गोबर अगर आप शरीर पर लगा लीजिए तो रेडिएशन से बच जाएंगे। दूसरा बोला कि गोबर के छत बना लीजिए तो ऊपर से आप परमाणु बम भी गिरेगा तो नहीं मरेंगे। तीसरा बोला कि अगर गोबर में नहाएंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। चौथा बोला कि गोबर का रोज अगर चारों तरफ घर के रहे गाय का गोबर तो कोई कीटाणु विषाणु नहीं आएगा। मैंने कहा कि 100 ग्राम गाय का गोबर रोज खाया करो, थोड़ा दिमाग भी बढ़ेगा और तुम इंसान बन जाओगे। हमारे देश के लोगों को इसमें मत ले जाओ। खाने को अन्न पैदा करने वाले हमारे देश के कमेरा लोग थे। हजारों साल पहले इस देश में हमारे लोगों ने पहचाना कि कौन सी फसल को खेत में पैदा करना है, किससे अनाज बनेगा और किससे जंगल में जहरीला है उसको मत खाना। कोई डॉक्टर इंजीनियर शोध किया था क्या? इस देश में धोबी था, धोबी ने पहचाना कि किस मिट्टी से कपड़ा धुला जाएगा। इस देश में कुम्हार था जिसने पहचाना कि किस मिट्टी से बर्तन बनाया जाएगा। इसमें बढ़ई था जिसने लकड़ी से औजार बनाया। लुहार आया तो लोहे से औजार बनाया। इस देश में तमाम कमेरा लोग आए तो ये देश रहने लायक बना। और जब ये देश 90% लोगों का रहने लायक बना, भारत का संविधान लागू हुआ और जब देश के विश्वविद्यालय बने तो हमारे लोगों को 90% कुलपति बनाया क्या? वहां आपके बच्चों को एंट्री नहीं है। ये मैं आपसे जाते जाते कह के जा रहा हूं। देश में 546 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 90% कितने हैं आपके पता है? 5% भी नहीं है। 6 SC, 6 ST और 36 OBC 4 साल पहले का आंकड़ा है। और 90% वाइस चांसलर कौन है? आपको तो पता ही नहीं साहब, क्योंकि आपके यहाँ का विश्वविद्यालय, ये प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अभी हमसे कुछ बच्चे मिलने आए, उन्होंने कहा साहब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में अगर उनको पता चल जाए कि ये शाखा से निकला मृग नहीं है तो इसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, आपके बच्चे पढ़ाई करें कि शाखा करें? तो विचार किसका जीत रहा है? बताओ आप। हमारे बुद्ध के सपनों का भारत कहां बना? अंबेडकर के सपनों का भारत कहां बना? फूले के सपनों का भारत कहां बना? और मैं नौकरी बचाते रह जाता तो ये लड़ाई लड़ने की जो असली जगह थी वहां हम चूक जाते। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं ना, जिससे देश चलता है। पुलिस के लोग तमाम बैठे होंगे, जरा पता लगाना मध्य प्रदेश में कितने जिलों में डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष, सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय में 90% SC ST OBC के लोग बैठे हैं। पता लगाना। 10% भी हो जाए तो मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा। जिनकी आबादी 90%, वो देश चलाने में 10% भी नहीं, और जिनकी आबादी 10% भी नहीं, वो देश चलाने में 90% बैठे हुए हैं। फिर ये किसका देश बना? क्या यही सपनों का भारत है बाबा साहब के अम्बेडकर के? क्या इसी के लिए बुद्ध ने समता और न्याय का विचार दिया था? क्या इसी के लिए फूले ने कुर्बानी दी थी? ये गैर बराबरी बांट दी है देश को। 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब बना दिया कि 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में दे रहा है और कह रहा है जिंदा रहो। मैं जानना चाहता हूं वो 80 करोड़ लोग कौन हैं। इसलिए जाति जनगणना कराओ और बताओ कि ये भूखे कंगाल लोग कौन हैं और वो कौन लोग हैं जो देश को लूट रहे हैं। आपके भी घर में बहन बेटियां हैं, आपको भी शादी करनी होती है। जिसके घर में 2 बेटी हो जाए, अगर वो गरीब है, रात भर नींद नहीं आती कि बेटियों की शादी के लिए पैसा कहां से आएगा, दहेज कहां से दे पाएंगे। आज भी ये समाज दहेज लेता है। हमने तो शादी की तो ऐसी शादी की जिसमें लोगों को आश्चर्य हो गए। जाति तोड़ करके शादी की। अंबेडकर, फूले, पेरियार के मानने वालों, अपने भी दिल में हाथ रख के देखना कितने लोग आपने जाति तोड़ के शादी की है। बाहर बोलोगे जय भीम और अंदर अंदर से आप भी कलावा बांधे रहोगे तो क्रांति कहां से होगी। यहां बोलोगे जय भीम और वोट दोगे उनको,
ये बच्चियों की 2 बेटियां अगर जिसके घर में हो जाए, शादी करने के लिए रात भर नींद नहीं आती। गरीब आदमी अपने बेटियों की शादी करने के लिए भी सोचता है। और यही देश है जिसमें एक आदमी की बेटी की शादी, बेटा की शादी 3-3 महीने हो रही है। और देश नहीं, दुनिया भर के लोग वहां आ रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। बताओ, ये दोनों आदमी एक बराबर हैं क्या? एक आदमी के बच्चे की शादी 3 महीना हुई, वो भी इसी देश का नागरिक। और जिसके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, भूखे पेट एक आदमी। इस देश के 42% आबादी के लोग एक टाइम खाना खाते हैं, पता है आपको? एक टाइम पेट में रोटी ही नहीं जा रही। कौन है वो लोग? हजारों साल से जिनको जाति के नाम पर अपमानित किया गया, SC ST OBC, 90% भूखे वही गरीब लोग हैं। और कौन लूट रहा है इस देश को? इलेक्टोरल बॉन्ड किसके लिए आया? चंदा दो, धंधा लो, धंधा चलाना है तो चंदा दो, नहीं दोगे तो ED CBI भेज देंगे। और नारा लगाया था झूठा। वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो छीन रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हम, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जैसे ही वहां पहुंचा, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, रेलवे की जमीन बेच दिया, सरकारी जमीन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाले को बोला था हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बिक गया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया। सब कुछ बेच दिया। और अंबेडकर के मानने वाले 90% लोग क्या कर रहे हैं? आरक्षण बचा पाए क्या अपना? अगर सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी नहीं है तो आरक्षण कहां है? फिर संविधान कहां है? ये कड़वा सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछ के जाएगा? 1% भी सरकारी नौकरी नहीं बची इस देश में। बेचने वाले ने गुलशन बेच दिया और हम आप चुपचाप बैठ के देख रहे थे। उसका क्या है? उसने तो कही दिया था कि हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। हम तो सोचते हैं कि आपके और हमारे बच्चों का क्या होगा। उसके तो आगे नाथ न पीछे पगहा, हमारे यहाँ यूपी में कहा जाता है। ना आगे कोई न पीछे कोई। और हमारे यहाँ पूरा परिवार बचा हुआ है। और परिवार को, बच्चों को कौन सा भारत छोड़ के जाओगे? शिक्षा बची नहीं, सरकारी स्कूल बर्बाद हो गया। 4,000 रुपए फीस थी जो 40,000 हो गई 10 साल में। कोई हाथ उठा के बता दे जिसकी कमाई 10 गुना बढ़ गई हो, खर्चा 10 गुना बढ़ गया। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नमक महंगा, सरसों का तेल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा। झूठा बोला था कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। कितने रुपए मिल रहा है? 100 रुपए में। और हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है। प्याज महंगी, नमक महंगा, घी महंगा, सरसों का तेल महंगा, LPG सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा आपकी जेब से निकाल दिया। और जैसे आपका हाथ जेब पे जाता है, आप कहते हो अरे हम तो लुट गए। तब तक कहता है कहां जेब देख रहे हो, उधर देखो धर्म खतरे में है, वो दूसरे धर्म वाले तुम्हारे धर्म पर आ रहे हैं हमला करने, चलो धर्म बचाने चल जाओ। आपका बच्चा अनपढ़ है, बेरोजगार है, वो हाथ में तलवार लेके धर्म बचाने चला गया। मेरे प्रदेश की कहानी सुनाऊं? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। जिसको शिक्षक बनने था उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। जब नौकरी मांगने सड़क पर गए तो पुलिस ने लाठी बरसाई। कुछ दिन बाद जब कांवड़ होने गए तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया। दोनों का फर्क समझ लो, तय कर लो कि आपको कहां जाना है। धर्म और पाखंड की आड़ में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जा सकता है ये प्रशांत मेश्राम जी, ये सचिन जी, ये तमाम लोगों की टीम ये कार्यक्रम कर रही है। और ये जिन बच्चों को सम्मान मिलेगा, अभी मैं उन नौजवानों को कह के जा रहा हूं, 10वीं 12वीं में जिन्होंने अच्छा परसेंटेज लाया है, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, 1 रुपया पाखंड और अंधविश्वास में खर्च मत करना, एक एक पाई पाई जोड़कर अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना और उनको पढ़ाना, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों की गुलामी को दूर करने का काम कर सके। ये मेरा निवेदन है। मैं तो प्रोफेसर नहीं बन पाया। मेरी किताब पढ़ना, जब प्रोफेसर की डायरी, मैं भी जिस दिन प्रोफेसर बना था मेरे घर वाले खुशी के आंसू रोए थे, और जिस दिन नौकरी से निकाला गम के आंसू रोए।
कि तुम तो नौकरी भी नहीं बची, तुम ये कौन सा नया शिगुफा छोड़ दिए। मैंने कहा कि मैं जानता हूं कि नौकरी नहीं है तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को जगाने के लिए। आज देश के विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, ये बात कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जो विश्वविद्यालय में है वो नौकरी बचाएगा। अगर वो सच बोल देगा तो उसको नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, कमेटी में उसको फंसा के उसका नौकरी छीन ली जाएगी। और जो विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे भी उसे विश्वविद्यालय में पढ़ना है। एक प्रोफेसर बोला और उसने प्रोफेसर की डायरी लिख दी। 5-6 महीने में 50,000 कॉपी उस किताब की बिक चुकी है, 50,000। और ये रिकॉर्ड बना है आपकी तरह। अगर आज आप किताब पढ़ना चाहो तो उसको एक बार पढ़ना, एक रात में पढ़ सकते हो। मान्यवर कांशीराम इसी महाराष्ट्र में आए थे नौकरी करने। मान्यवर कांशीराम जब नौकरी करने आए, उनको बहुत उस तरह से मिशन आंदोलन की तब तक पता नहीं था। ये तो शुक्रिया अदा करिए, दीना भाना जी और तमाम लोग मिले मान्यवर कांशीराम को, और मान्यवर कांशीराम को एक बार किताब भेंट की थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक इंटरव्यू में कांशीराम बोलते हैं, मैंने एक रात में बैठे बैठे वो पूरी किताब पढ़ ली। उस दिन मुझे लगा कि मेरा समाज वो अभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। एक विदेशी पत्रकार एक बार बाबा साहब से मिलने आया, रात हो गई, डॉक्टर अंबेडकर जाग करके कुछ लिख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का कलश है, तो डॉक्टर अंबेडकर पूजने की चीज नहीं है, ये निवेदन करने आया हूं। उस कलश के सामने खड़े होकर आईने की तरह अपने से आंख मिलाइएगा कि जो कारवां डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी कुर्बानी देकर के यहां तक पहुंचाया था, और आगरा के भाषण में कह के गए थे कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे आगे बढ़ाना, और आगे न बढ़ा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। उस कलश के सामने बालाघाट के लोगों अपने आप से सवाल, आंखों के सामने डॉक्टर अंबेडकर का कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है? बताइए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम बचा पा रहे हैं क्या? फिर किस बात के लिए हम डॉक्टर अंबेडकर को याद करें? हम नाकाम और निकम्मी औलादें बनकर रह गए हैं, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। आबादी 90% हमारी, ताकत सबसे ज्यादा हमारी, और आज पूरे देश में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? एक भी दलित नहीं, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं, नई नई पार्टी बन रही, और 100 साल उस संगठन का हो गया, आज तक उसमें कोई टुकड़ा नहीं हुआ। हमारे यहां टुकड़े पर टुकड़े होते गए। सोचने की जरूरत है, बड़े बड़े भाषण कर से समाज को नहीं बदलाव आएगा। मैं भी भाषण करके इतना माला पहनाया है, इतना सम्मान दिया है, मैं तो खुश होकर के घर लौटूंगा, आपको शुक्रिया अदा करूंगा। इससे क्या समाज की पीड़ा दूर हो जाएगी? मेरे एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हमने तो कुर्बानी दे दी जो देनी थी। मैं आज 1.5 लाख रुपए सैलरी का प्रोफेसर होता, एसी में बैठकर प्रोफेसरी करता, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। यहां गर्मी में आकर यहां क्या मिलेगा? मुझे तो बालाघाट से चुनाव भी नहीं लड़ना है। अगली बार चुनाव लड़ना होता तो इसका कोई फायदा लेता। फिर क्या वजह है? जानते हैं क्या है? एक पीड़ा है और एक जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं जब यहां खड़ा हूं ना, तो मैं ये जानता हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो आज मैं यहां पहुंच ही नहीं पाता, फिर प्रोफेसर बनने के सपने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अगर संविधान और मंडल कमीशन का हमने फायदा उठाया और आज वो खतरे में है, तो बचाने नहीं आएंगे हम अपनी नौकरी बचाएंगे, हम अपना परिवार बचाएंगे। हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। फिर क्रांति कौन करेगा? आज आपके घर में कोई फूले बन जाए तो आप ही दौड़ा लोगे, चुप रहो, पहले पढ़ाई करो, तुम्हें करियर बनाना है, फूले पड़ोसी बनेगा। क्रांति कहां से होगी? कितने माताओं बहनों को आपने सावित्रीबाई फूले बनाया? उनके यहां बलात्कारी भी है तो उसको वो बचा लेते हैं। आपके यहां लड़ने वालों का भी आप साथ नहीं दे पाते। ईमानदारी से कहूं तो सच कह रहा हूं, जो लड़ता है वो कई बार अकेला पड़ जाता है। भाषण देने के लिए मैं भी बड़ी बड़ी बात घंटों बोल सकता हूं, इतना अध्ययन किया है मैंने। डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताबें पढ़ी हैं, आंख फोड़ करके पढ़ी है, लेकिन ज्ञान का आतंक दिखाने आपके यहां नहीं आया हूं, पीड़ा आपसे साझा कर रहा हूं।
क्योंकि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। जो कर्जा मेरे ऊपर फूले अंबेडकर पेरियार के संघर्ष का है, जो कर्जा कबीर रैदास का है, जो कर्जा बुद्ध और नानक का है, पलटू दादू भीखा का है, आज वो लौट के आएंगे लड़ने क्या? आज का अंबेडकर पैदा हो और हमारे आप में समझ में इतना अब हिम्मत नहीं बची है कि कोई नया अंबेडकर पैदा कर लेंगे। कोई नया फूले अब नहीं लौट के आने वाला, कोई पेरियार अब नहीं आने वाला। ये यही जो कौम है, इसी को जगा के अपने लोगों को बचाना होगा। हमने भी सोचा था कि प्रोफेसर की नौकरी चली जाएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। हमने सोचा कि कुछ न कुछ कर लेंगे, लेकिन इस कारवां को रुकने नहीं देना है। इसलिए अपने घर की रसोई छोड़ करके लाखों लोगों की रसोई में, चूल्हा में आग जले और रोटी मिले और सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिले, इसकी लड़ाई जो फूले अंबेडकर पेरियार की है, उसको लड़ने के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं। और कोई हमारा स्वार्थ आपसे नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद जब घर लौटिएगा तो सोचिएगा कहीं हम और आप भी साल में एक कार्यक्रम करने के लिए रस्मी तौर पर बंद तो नहीं गए। चैत्य भूमि चले जाएंगे, नमन कर लेंगे, वहां जाकर के नमो बुद्धाय जय भीम बोल लेंगे, और उसके बाद की लड़ाई कौन लड़ेगा? जितने ओबीसी समुदाय के लोग आए, किसान परिवार से आए, सबसे ज्यादा धर्म और पाखंड में वो फंसे हुए हैं, और आजकल दलित लोग भी उनको वोट दे रहे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि सब समझ जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। 100 में 90 वोट आपका है, 10 वोट उसका है, 40 वोट पर सरकार बना रहा है, तो वो 30 वोट किसका ले जा रहा है? सोच के बताओ, हमारा और आपका है कि नहीं? हम और आपको पता ही नहीं नोट कहां देनी है और वोट कहां देना है। जिस कौम को नोट और वोट देने का ही आज तक पता नहीं, वो क्या महापुरुषों के संघर्षों का भारत बनाएगी? आपको अपना दुश्मन पहचान में नहीं आ रहा है। यही नागपुर से वो निकला। नागपुर का 2 ही चीज पहले फेमस था, एक नारंगी संतरा और एक और समझदार को। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में वो राज कर रहे हैं, टेलीविजन पर बैठकर वो राज कर रहे हैं। आपके कितने पत्रकार पैदा किए, ये प्रफुल्ल बैठे हुए हैं। आपका एक चैनल आवाज इंडिया है, कितने लोगों ने उसको अपना मीडिया बनाया? जितने प्रोफेसर आपके थे, जितने स्टूडेंट थे, उनमें पढ़ने वालों को कितने लोगों ने आपने जेब काट के पढ़ने के लिए किसी बच्चे को फीस का पैसा दिया? कितने लोगों को आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाया? और आपके बीच में कोई कथा सुनाने वाला, भागवत सुनाने वाला आया और चंदा लूट करके लेके चला गया, और हम और आप समझ नहीं पाए। इसलिए हमारा माल लूटा जा रहा है और लुटेरे खुश हैं, और आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं और दूसरी तरफ से धर्म खतरे में बता रहे हैं और पाखंड की कथा गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं केवल जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, बहुत वक्त ले लिया मैंने। पाखंड और अंधविश्वास से बचिए और बचाइए, शिक्षा की तरफ जाइए। आने वाली पीढ़ी के बच्चों को कलम और किताब दे करके, उनको शिक्षा दे करके, उनको आने वाले भविष्य के लिए तैयार करिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात समझिएगा, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं। मैं आपसे विदा लेते हुए निवेदन करके जा रहा हूं, इन बच्चों का हौसला बनिएगा जो 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लेकर आए, और मिलजुल कर एकजुट रहिएगा। किसी दलित समाज, यही खैरलाल जी बगल में है ना, खैरलाल जी का किस्सा 2006 का हमने भी सुना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि भैया लाल बहुत मांगे कि परिवार पर हमला करने वाले लोग कौन थे, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। जिसके मन में जाति और सामंती कीड़ा हो, वो इंसान का दुश्मन बन जाता है। तथागत बुद्ध इंसान को इंसान बनाने का नाम है। आज मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, किसी दलित परिवार के ऊपर कोई हमला करने आए तो ओबीसी समाज के लोगों,
भाई के सामने भाई बनकर खड़े हो जाना। किसी आदिवासी से कोई जल जंगल जमीन छीनने आए तो एससी और ओबीसी के लोगों उसके साथ खड़े हो जाना। और जब किसी मुसलमान को धर्म के नाम पर लिंचिंग करने के लिए आगे कोई आए तो एससी एसटी ओबीसी आपका जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिकता के सामने चट्टान बनकर बाबा साहब का संविधान लेकर खड़े हो जाना। इस देश में धर्म की आग का नफरत न लगने देना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये निवेदन करने मैं आपसे आया हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई रोजगार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। संविधान बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, और एकजुट अगर नहीं हुए तो बारी बारी सब मारे जाएंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस बात को याद रखिएगा, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। एक लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला, पढ़ना उसका किस्सा प्रोफेसर की डायरी में, लेकिन अगली बार कोई रोहित वेमुला, कोई पायल तड़वी, कोई लक्ष्मण यादव न बने, यह जिम्मेदारी समाज की है। और याद रखना, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग कोई मिशन चला भी नहीं सकते। सीधा सा वाक्य है। अगर हक की लड़ाई लड़नी हो, भीख मांगी जाती है मांग करके, अधिकार मांग के नहीं लड़ करके छीना जाता है, तब अधिकार मिलता है। भीख में अधिकार कोई आपको देने वाला नहीं। और आखिर में निवेदन करने आया हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों एक हो जाओ, 90% लोगों एक हो जाओ, किसी भटकावे में मत आओ, और कोई आपसे अनावश्यक बहस करे मत आना उसमें। एक बार एक जंगल में आखिरी किस्सा सुना के जा रहा हूं। एक जंगल में गधा आया और कहा कि जंगल की घास नीले रंग की है। तो एक बाघ बोला कि अरे मूर्ख, जंगल की घास तो हरी है। गधा बोला नहीं, घास नीली है। बाघ बोला अरे कैसे तुम देख रहे हो, ये घास हरी है। गधा बोला चलो राजा के पास। दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे। बाघ बोला देखो ये गधा कह रहा है कि घास नीली है। गधा बोला हुजूर आप ही न्याय करो, देखो घास नीली है कि नहीं है। शेर राजा था। राजा ने बोला गधा सही कह रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से बेदखल करने की सजा दी जाती है। गधा चारों टांग पे नाचते हुए खुश होके गया। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। बाघ देखकर हैरान, अरे हुजूर ये क्या आप अन्याय कर रहे हो? आप देख रहे हो घास हरी है और आपने कह दिया कि गधा सही बोल रहा और हमें सजा दे दी। ध्यान से सुनना बालाघाट के लोगों, मेरा पैगाम इसमें छिपा है। राजा ने बोला तुम्हें सजा इस बात की नहीं है कि तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम सही बोल रहे हो कि घास हरी है, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन सजा तुम्हें इस बात की मिल रही है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर एक गधे से बहस कर रहे हो। सारा जरूरी काम छोड़कर गधे से बहस। हमारे लोग भी क्या आपस में बहस करके अपना समय जाया नहीं करते? कोई अचानक आपसे आके कहता है कि ये खतरे में, वो खतरे में, आप भी कहते हो हाँ थोड़ा सा खतरे में है और आप भी चल देते हो बना बचाने। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, कलम खतरे में है, इस मेरे वाक्य को याद रखिएगा। कलम से ही मुस्तकबिल बनता है, कलम से ही कोई पेरियार बना, कलम से ही कोई अंबेडकर बना, कलम से ही कोई फूले बना, कलम से ही कोई शाहू बना, कलम से ही कोई लोहिया बना, कलम से ही कोई मंडल और कांशी राम बना। और अगर ये कलम बिक गई और आपके बच्चों के हाथ से चली गई तो आने वाली पीढ़ियां मजदूर बन जाएंगी और आपके बच्चे मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगे। मेरा ये वाक्य याद रखिएगा। इसलिए कलम बचाने के लिए एकजुट हो जाइए और भाई से मत लड़िएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात। अपनों की 2-4 आलोचना भी सुननी पड़ती है, मैं भी सुनता हूं, मेरे लोग भी मेरी आलोचना करते हैं। केवल भाषण देने से नहीं समाज बदलेगा। तो नौकरी भी तो चली गई अब, और क्या त्याग कर दूं? मैं तो बढ़िया 1.5 लाख की नौकरी कर रहा था। पढ़ना आप प्रोफेसर की डायरी। मेरी मां रोई थी जिस दिन मुझे नौकरी मिली थी।
लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे। और 6 दिसंबर 2023 को जब मुझे नौकरी से ये कहते हुए निकाला गया कि ये संघ और आरएसएस का विरोध करता है, ये बुद्ध और फूले पेरियार की बात करता है, ये खतरा है क्योंकि ये लोगों को जगाने की बात करता है। उस दिन भी तारीख थी 6 दिसंबर और मुझे नौकरी से उसी दिन निकाला गया। मैंने भी सोचा बाबा साहब के जीवन का इतना बड़ा दिन अगर मुझे नौकरी से निकाला गया तो जरूर कोई बड़ा मुस्तकबिल होगा, उनके मिशन के कारवां को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। और इसीलिए मैंने वो प्रोफेसर की डायरी लिखी है। आप भी उसको पढ़िएगा और आपस में लोगों को पढ़ाइएगा और नौजवानों को खासकर कह के जा रहा हूं, क्योंकि कल आपको उसी विश्वविद्यालय में जाना है। कल आप ये मत कहिएगा कि जब विश्वविद्यालय खंडहर हो रहे थे कोई बताया क्यों नहीं, क्योंकि गुलाम मानवर कांशीराम ने किताब लिखी जिसका नाम है चमचा योग। बहुत सारे चमचे बन गए और आज वो प्रोफेसर भी बहुत सारे हैं, वाइस चांसलर भी हैं, मंत्री और विधायक भी हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखिए धर्म खतरे में है कि बात कहने वाले में, दंगा करने वाली भीड़ में बड़े बड़े नेताओं का एक भी बेटा बेटी नहीं आता। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बना है, जो आईसीसी तक पहुंच गया, करोड़ों रुपए कमा रहा है। और भाजपा के दंगाई नेताओं के बेटे विदेश में पढ़ाई करते हैं और एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कहते हो कि दंगा करो। मैं आपसे कह रहा हूं कहीं मत जाना। अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाना हो तो बचाना। धर्म उनके पहले भी था, धर्म उनके बाद भी रहेगा। धर्म नहीं, शिक्षा बचाओ, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि उसी संविधान का कर्जा हमारे ऊपर है। और इस आग लगाने की लड़ाई में, जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। बालाघाट उमरी के लोगों, मेरा पैगाम याद रखना। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग लगी है और तुम चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही हो, तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझेगी। उस चिड़िया के पैगाम में मेरा पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि ये जंगल की आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए हम बुद्ध से लेकर बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने और संविधान का भारत बचाने के लिए इन दंगाइयों के सामने चुनौती बनकर कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे, ताकि बुद्ध के सपनों का भारत बने, अंबेडकर के सपनों का भारत बने, फूले के सपनों का भारत बने, और उस सपनों का भारत बने जिसके हर हाथ में कलम हो और हर हाथ में किताब हो। तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।